साल 2015 में चीन के तियानजिन बंदरगाह में एमोनियम नाइट्रेट और दूसरे केमिकल्स के गोदाम में हुए धमाके में कम से कम 116 लोग मारे गए। साल 2013 में अमेरिका के टेक्सास के एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री में रखे हुए एमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोग घायल हो गए। साल 2001 में फ्रांस के टुलूज में एमोनियम नाइट्रेट डिपो में हुए विस्फोट में 31 लोग मारे गए और 2500 लोग घायल हुए। इससे थोड़ा और पीछे चले तो साल 1947 में अमेरिका के टेक्सास सिटी बंदरगाह में एक जहाज में आग लगने से लगभग 2300 टन रसायन में विस्फोट होते ही समुद्र किनारे ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और इस हादसे में कम से कम 567 लोग मारे गए, जबकि 5000 से ज्यादा घायल हुए। ऐसे ही साल 1921 में जर्मनी में एमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट उर्वरक के विस्फोट में 565 लोग मारे गए और अब 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को फरीदाबाद में मिले करीब 3000 किलो के विस्फोटक की बरामदगी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर विस्फोटकों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि ये आरडीएक्स था, आईईडी था, एमोनियम नाइट्रेट था या फिर कुछ और कितनी क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में ये विस्फोटक रहा होगा जिस कार में ये धमाका हुआ, इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली लाल किला बम धमाके में जिस विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया वो एमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद से सुबह इसी तरह का विस्फोटक बरामद हुआ। इस विस्फोटक को आतंकी कोड वर्ड में सफेद पाउडर भी कहते हैं। एमोनियम नाइट्रेट भी सफेद कलर का होता है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा अगर ज्यादा टेम्परेचर के संपर्क में आती है तो जबरदस्त विस्फोट हो सकता है। इस केमिकल को बड़े ईंधन टैंकों के पास भारी मात्रा में और कम हवादार जगह पर रखने से भी भीषण विस्फोट हो सकता है। मात्रा जितनी ज्यादा होगी, क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, विस्फोट होने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि एमोनियम नाइट्रेट या ये जो भी विस्फोटक था, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी अगर थोड़ी और ज्यादा होती तो पूरे चांदनी चौक इलाके में इसका बड़ा असर पड़ सकता था। सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली लाल किला बम धमाका करने वाला पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद था और वही कार चला रहा था। डॉक्टर उमर मोहम्मद जैश-ए मोहम्मद के उस आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है जिसका भंडाफोड़ फरीदाबाद में किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि एमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, यह कितना घातक होता है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो अब बात एमोनियम नाइट्रेट की ही करेंगे कि एमोनियम नाइट्रेट कितना घातक होता है। 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट क्या कुछ कर सकता था। और दिल्ली में जो धमाका हुआ, ये दिल्ली के धमाके में भी अगर ज्वलनशील पदार्थ, ये विस्फोटक पदार्थ थोड़ा और ज्यादा होता, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती तो क्या हो सकता था। इसके लिए बात करेंगे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के अपने सहयोगी दिनेश मिश्र से। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। तो दिनेश मिश्र navbharattimes.com के हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, सीधा सवाल, एमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, ये कितना खतरनाक होता है? जी, एमोनियम नाइट्रेट वैसे देखा जाए तो एक केमिकल एजेंट है जो जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। खाद, यूरिया वगैरह? जी, मेनली। वैसे भी और भी चीज़ों में, जैसे आप खनन देख सकते हैं, माइनिंग सेक्टर्स में इनका इस्तेमाल होता है। तो लेकिन हाथों में पड़ जाए तो बम बना लेते हैं। हाँ, ये है। अब जैसे आपको एक उदाहरण बताए कि जैसे माचिस की तीली। माचिस की तीली क्या है, वो रसोई घर में खाना बनाने में यूज होती, लेकिन उसमें जो बुरादा लगा होता है उससे भी बम बनाया जा सकता है। अच्छा। उसका भी इस्तेमाल करके, जुटा करके, और लोग छोटे मोटे बम बनाते हैं। हाँ। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है जेल में जैसे बनती हैं, इस तरह की चीजें कैदी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्श क्लीनर जो होता है, फ्लोर क्लीनर होते हैं, या फिर जो टॉयलेट, हाँ, फिनाइल होते हैं, टॉयलेट क्लीनर होते हैं, उन सब में कहीं न कहीं विस्फोटक चीज़ें मिली होती हैं। अच्छा। तो जो उस केमिकल रिएक्शन को जानता है तो वो उससे बम बना सकता है या उस तरह की विस्फोटक सामग्री बना। मतलब इसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत बिल्कुल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। उसके लिए जानना जरूरी थी कि कौन सा केमिकल आपस में रिएक्शन करके बड़ा एक्सप्लोसिव बन सकता है। आराम से मार्केट में जाके एमोनियम नाइट्रेट खरीद सकता है क्या? बिल्कुल। अब जैसे यूरिया डाई के रूप में इस्तेमाल होती है कई जगहों पे, तो अमोनियम नाइट्रेट मिल जाती है। लेकिन अब ये है कि ये ज़्यादातर लाइसेंस के आधार पे बिकती है।
लेकिन कई और तरीके से गलत, जैसे डार्क वेब पे है हाँ। या और भी तरीकों से, इलीगल तरीकों से ऐसे अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो सकता है। दिनेश जी ये एक अभी एक एक बात और हाँ। मैं बता दूं कि जैसे जितनी हमारे देश की लैब है, प्रयोगशालाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ अमोनियम नाइट्रेट अवेलेबल है, अच्छा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल है। हाँ, वो आप हाँ, अपने पढ़ाई के सल्फर, लिए जरूरी जी होता है। पढ़ाई के लिए तो मान लीजिए अगर किसी के दिमाग में खुराफात चल रही है तो धीरे धीरे क्या करेगा कि वो लैब की जो अमोनियम नाइट्रेट है, एसिडिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब सारी चीज़ें जो विस्फोटक बनाने में यूज की जाती, उनको धीरे धीरे करके जमा कर और इसीलिए शक की सुई घूम रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो जी, फरीदाबाद की है कि भाई डॉक्टर मुजम्मिल जो पकड़ा गया है, क्या उसने वहां पर ये सारे प्रयोग किए और इस तरह से ये खतरनाक विस्फोटक बरामद किया। हालांकि हमने पहले भी क्लियर किया कि अभी एजेंसीज, सुरक्षा एजेंसीज जांच कर रही हैं कि ये किस तरह का विस्फोटक था, लेकिन शुरुआती तौर पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट था। और दूसरी बड़ी बात और दूसरी बड़ी आशंका ये कि अगर इस अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि अभी 150-200 मीटर के दायरे में, रेडियस में पूरा पूरा ये असर देखने को मिला, तो ये एक और बड़ी घटना हो हाँ, सकती अब थी। आप जो अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ये वाइट पाउडर होता है। इसको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोड में, वर्ड में वाइट पाउडर बुलाते हैं। और ये वाइट पाउडर की खासियत ये है कि ये आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इसको अगर, मतलब इसमें एक बड़ी बात यह है कि अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर में अगर कहीं संपर्क में आया या ऑक्सीडाइजेशन हुआ, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, हवा के संपर्क में आया, अच्छा, तो भी ये ब्लास्ट हो सकता है। मतलब जिस तरीके से कहते हैं कि आरडीएक्स हो या जो नॉर्मल जो आतिशबाजी होती है, पटाखे जी होते जी हैं, उनके लिए आग लगाने की जरूरत होती है या फिर आरडीएक्स में डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, तभी उसमें विस्फोट होगा। इस एमोनियम नाइट्रेट वाले पदार्थ में किसी तरह के विस्फोटक की, डेटोनेटर की जरूरत नहीं होती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है या उसकी क्वांटिटी ज्यादा बिल्कुल। है तो वो अपने आप धमाका हो सकता है एयर उसमें। या टेम्परेचर, ये दो मेन इग्नाइटर्स हैं इसके। अच्छा। अगर इन दोनों से हल्का हल्का भी टेम्परेचर जैसे ज़्यादा हुआ, ज़्यादा दबाव हुआ, या ज़्यादा फिर क्या कहते हैं आपका ऑक्सीजन इसको मिल गई, तो या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, तो ये अपने आप ब्लास्ट नहीं हो तो जाएगा। दिनेश जी, 2500 किलो एक साथ एक घर में जो किराए पर लिया हुआ था, वहां पर ही पूरा का पूरा स्टोर करके रखा हुआ। हाँ, तो इसका मतलब है स्टोर करने के लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जैसा मैंने स्टोरी में शुरू में बताया था। 1911 से लेके हाँ, लगातार जो 21 से, धमाके, हाँ 1921 से लेके जो लगातार धमाके बिल्कुल हुए, वो ज्यादातर जो गोडाउन से वहीं पर हुए थे। उनको स्टोर करने की भी एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती होगी। बिल्कुल। 2020 में बेरूत में एक वेयर हाउस में एक विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में क्या हुआ था कि अमोनियम नाइट्रेट बहुत गलत तरह, जो एक्सपर्टीज़ थी उस दौर के एक्सपर्ट लोग बता रहे थे कि वहाँ पर बहुत ही असावधानी पूर्वक उस अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था, जो कि मतलब बहुत ही सहेजे जाने की ज़रूरत होती, बहुत सुरक्षित तरीके से वहाँ लापरवाही साथ रखी गई थी, और वो ब्लास्ट हुआ, उसमें कम से कम 100 लोग मारे गए थे। तो ये बड़ी घटना मानी गई, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी जोड़ा गया, लेकिन ये लापरवाही की बड़ी घटना थी। अच्छा, मैं यही सवाल कर रहा था ना आपसे कि ऐसा क्यों अभी शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट ही हो सकता है। और एक स्टडी मैं देख रहा था, उसमें ये जिक्र किया गया कि जो पुलवामा में जो धमाका हुआ था और जो अमोनियम नाइट्रेट का जो विस्फोटक जो है, जी पुलवामा का धमाका है, वो 1/3 होता है। 1/3 मतलब कि अगर 3000 किलो पकड़ा गया है यहाँ दिल्ली में अमोनियम नाइट्रेट, तो पुलवामा के 1000 विस्फोटक के वो बराबर है। और पुलवामा में जो विस्फोटक का इस्तेमाल किया था वो बहुत ही मतलब एक तरह से कहें कि उस 1000 से बहुत ही कम सामग्री बहुत थी। कम थी, बिल्कुल। तो ये अगर सामग्री या क्वांटिटी बड़ी होती तो कितना और ज़्यादा नुकसान हो सकता था, और कैसे कहा जा रहा है कि ये अमोनियम नाइट्रेट ही था। देखिए, कोई भी जो विस्फोटक होता है वो मल्टीपल में उसके आपको इम्पैक्ट देखने मिलते हैं। जैसे अगर अगर एक पॉइंट भी अगर उनकी मात्रा बढ़ती है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।
अच्छा। हाँ, जैसे ये नहीं होगा कि हमने 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट लिया, हाँ। तो वो अगर 1 किलोमीटर, मान लीजिए कि 200 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचा रही, हाँ। तो 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट वो सिर्फ 8 किलो उसका डबल का नुकसान पहुंचाएगी। हाँ। हाँ। वो 400 मीटर ही नहीं हो सकता, 500 मीटर, 600 मीटर, अच्छा। बड़ा दायरा, क्योंकि ताकत ज़्यादा हो जाती, मल्टीपल में उसका ताकत बढ़ती है। तो इस लिहाज से अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें सफ़ेद धुआं उठता है। यानी विस्फोट होने के बाद जी, अमोनियम नाइट्रेट में जब धमाका होता है, हाँ विस्फोट होता है, तो सफेद धुआं दिखाई जी, देता है। और जो आईईडी ब्लास्ट है या और भी ब्लास्ट हाँ। होते हाँ। हैं, उनमें गड्ढे बनते हैं, इनमें गड्ढे नहीं बनते। और ये भी है, पता चल रहा है कि जो घायल हैं उनको किसी तरह का कील या और कोई नुकीली या चुभी हुई चीज नहीं लगी हाँ, है, क्योंकि बिल्कुल। आमतौर पर नक्सलियों के द्वारा या फिर और आतंकियों की जो घटनाएं होती हैं उसमें विस्फोटक के साथ इस तरह की नुकीली चीजें रखी जाती हैं, कीलें रखी जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा डैमेज हाँ, पहुंचाया जा सके और छर्रे दूर तक वो होते छर्रे हैं, वगैरह जाए। बिल्कुल, वो लगते हैं ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, लेकिन अब जब सारा काम कि एक जहरीला केमिकल कर दे रहा है, हाँ। वो मौत की नींद सुला दे रहा है, तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है? इसीलिए, क्योंकि ये तो जहरीला लाल भूरा नाइट्रस ऑक्साइड है और पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यही जो धुएँ का गुबार उठता है, इसी में लोग ज़्यादा दम घुटने से मर जाते हैं, या इनको मतलब एक तरह से लोग घायल होते हैं, जख्मी होते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि भाई एक पैनिक जैसी स्थिति बन गई जब आपके एक के बाद एक आपके नेटवर्क से जुड़े हुए, क्योंकि अभी क्या वाकई में नेटवर्क जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं, फिर हम यही कहेंगे कि अभी जांच का विषय है, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी आधार पर हम भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो जखीरा पकड़ा जा रहा था, जो लोग लगातार गिरफ्तार हो रहे थे पिछले एक हफ्ते के दौरान, उसी कड़ी में मोहम्मद उमर अपने साथियों के साथ मिलकर जा रहा था। पहली बात यह कि अगर कोई फिदाइन हमला इनको करना था तो 3-4 लोग एक साथ नहीं बैठेंगे गाड़ी के अंदर। दूसरी चीज ये कि अब ये किसी मिशन पर जा रहे थे, या जो विस्फोटक था इसको कहीं ठिकाने लगाने जा रहे थे, उनको ये शक हो गया था कि जाओ उनका ठिकाना था वहां पर रेड पड़ सकती है, वो पकड़े जा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा रहा होगा, चाहे उनकी साजिश हो, इसको दहलाने की साजिश हो, या फिर कोई और कारण। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ हमें आपको ये समझनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा जांच एजेंसियों को भी समझने की ज़रूरत है, कि जो अभी एक नया ट्रेंड आया है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, ये अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, ये अपने आप में एक नया ट्रेंड है। 90s के दशक में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो ब्रिटेन से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थी, वो आयरलैंड के लोग, वो IRA, आपने नाम सुना होगा, IRA बोला जाता है, उसकी 2 शाखाएं थी, एक सिन फेन थी, एक जो लड़ाई करती थी। तो सिन फेन जो लड़ाई करती थी, उसने पहली बार अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। और आपको बता दें, अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों को भगाने के लिए तालिबान ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। तो यानी ये भारतीय उपमहाद्वीप में भी है। लेकिन अब ये जो ट्रेंड आया है कि अब RDX नहीं, अब IED नहीं, अब क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का दायरा मतलब वो घातक जाता है, दायरा भले उसका मतलब इस तरह से इमारतें न ढहा सके या कुछ और न, लेकिन उसका दायरा, ये ह्यूमन कैजुअलिटीज, बिल्कुल ह्यूमन कैजुअलिटीज ज़्यादा है, इस मायने में घातक। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जांच होने के बाद पता चलेगा इस पूरे धमाके के पीछे की असली सच्चाई, असली कहानी क्या है, पर्दाफाश होगा। और अगर वाकई में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है तो फिर एजेंसीज को, सरकार को ये भी तय करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी तरफ से इस बारे में ज़रूर एक पूरी स्ट्रैटेजी भी तैयार की जाएगी ताकि आसानी से अमोनियम नाइट्रेट गलत हाथों में ना पड़ जाए। दिनेश जी, आपने इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को बताया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।